हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? टॉपिक लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, वो तो कोर्स का ही था, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देखा होगा। एक अच्छा पॉइंट हमने डिस्कस किया, नाभिक के विखंडन और नाभिक के ऊर्जा। उसमें हमने लास्ट में श्रृंखला अभिक्रिया को भी डिस्कस किया है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में क्या क्या दिक्कत आ सकती है ना। किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया को स्वपोषी बनाने में, कि वो श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलती रहे, इस पर्टिकुलर स्टेज में उनमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि लास्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि श्रृंखला अभिक्रिया को चालू रखने के लिए कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया था। आज हम सिर्फ उन पॉइंट्स को नोट आउट कर लेंगे कि ये पॉइंटर, इनमें हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, श्रृंखला अभिक्रिया को सुचारू रखने में समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला तो जो हम यूरेनियम की बात करते हैं बच्चों, एक प्राकृतिक यूरेनियम के अंदर अगर हम कोई 1 किलो गट्ठा लें तो उसमें 99% तो यूरेनियम 238 होता है और 0.7% मतलब आप कह सकते हैं कि नगण्य मात्रा में यूरेनियम 235 होता है। विखंडन आसानी से किसका होता है? 235 का होता है। यूरेनियम 238 का आसानी से विखंडन होता नहीं है, वो न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है, समृद्ध यूरेनियम की प्राप्ति नहीं हो पाती। समृद्ध यूरेनियम कौन सा? जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ऐसे यूरेनियम की प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाती। हमें कृत्रिम रूप से 235 यूरेनियम को क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है, उसका उत्पादन करना पड़ता है। ठीक है, एक दिक्कत तो ये। न्यूट्रॉनों से संबंधित दिक्कतों के बारे में हमने डिस्कशन किया था, आज हम वही लिखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो दिक्कत है न्यूट्रॉनों से संबंधित बच्चों, वो है न्यूट्रॉन क्षरण समस्या। न्यूट्रॉन क्षरण समस्या। अब ये क्या समस्या है वो थोड़ा समझने लायक बात है। देखिए, नाभिक भट्टी जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। यहाँ पर न्यूट्रॉन का क्षरण मतलब न्यूट्रॉन का क्षय हो जाना, न्यूट्रॉन का गायब हो जाना समहाउ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब मुक्त होता है किसी भी नाभिकीय विखंडन के अंदर, देखो सबसे पहली बार तो हमें क्या करना पड़ता है, एक तापीय न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के ऊपर प्रहार करवाना पड़ता है। तो यूरेनियम 235 का विखंडन होता है, वो बेरियम, क्रिप्टॉन या फिर अदर फॉर्मेट में टूटते हैं। इसके साथ में 2 या 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन जो है वो निकल सकते हैं। 2.5 मतलब 2 से 3 के बीच में न्यूट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, ये जो 2 से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं एक विखंडन के अंदर, इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इनकी ऊर्जा होती है। ठीक है, इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो क्या करते हैं ये न्यूट्रॉन जो हैं वह विखंडन अभिक्रिया से पलायन कर जाते हैं। ठीक है, वो श्रृंखला अभिक्रिया को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, पलायित हो जाते हैं। पहली दिक्कत। दूसरा, ये जो न्यूट्रॉन है वो परिरक्षक की दीवार, परिरक्षक कहाँ पे पढ़ेंगे आप? नाभिकीय भट्टी पढ़ेंगे। नाभिकीय भट्टी को सराउंड किया जाता है। सराउंड मतलब उसको आवृत किया जाता है परिरक्षक दीवारों से। कंक्रीट की 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर मोटी दीवारों से किसी भी नाभिकीय भट्टी को हम क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं, ताकि उसकी हानिकारक विकिरणें जो हैं वो जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, जब विखंडन हुआ तो उससे न्यूट्रॉन बाहर निकले। वो त्रिगामी न्यूट्रॉन किससे टकराते हैं? परिरक्षक की दीवारों से टकराते हैं और परिरक्षक की दीवारें उन्हें अवशोषित कर लेती है। पहला। दूसरा, यही न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम 238 से भी अभिक्रिया करेंगे, उससे भी टकराएंगे। यूरेनियम 238 न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक है, वो उन्हें अवशोषित कर लेता है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन जो हैं वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से पलायित हो जाते हैं या उनकी कमी आना चालू हो जाती है। कमी आने के कई कारण हुए।
एक वो खुद वेग ज़्यादा था इसलिए छोड़ कर भग जाते हैं, दूसरा जो भट्टी की दीवार थी, परिरक्षक दीवारें, उनसे अवशोषित हो जाते हैं, 238 यूरेनियम 238 से भी अवशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 तरीके हैं जिससे वो क्या हो सकते थे, क्षयित हो सकते थे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस तरीके का पदार्थ उपयोग में लेना है जिसके लिए न्यूट्रॉन उत्पादन की दर ज्यादा हो कंपैरेटिवली उसके अवशोषण से। ठीक है, जिस दर से न्यूट्रॉनों का अवशोषण हो रहा है उससे अधिक दर से न्यूट्रॉनों का क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। तब जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। बात समझ में आई? मैं लिख देता हूं इसके अंदर जो छोटा सा आपको ध्यान में रखना है। तो हम लिखते हैं कि नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉन की ऊर्जा अत्यधिक होती है। ये अत्यधिक है भाई, ये लिख लीजिएगा, अत्यधिक होती है एवं यह तीव्रगामी न्यूट्रॉन श्रृंखला अभिक्रिया से पलायन कर जाता है, अभिक्रिया से पलायन कर जाता है। अथवा यूरेनियम 238 व परिरक्षक की दीवारों से टकराकर, क्या हो जाता है बच्चों, अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाती है। संख्या में कमी आती है। ठीक है, इसका निराकरण हम कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनमें न्यूट्रॉन उत्पादन की दर उनकी क्षयता की दर से या अवशोषण की दर से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इसके निराकरण हेतु ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा न्यूट्रॉन उत्पादन की दर श्रृंखला अभिक्रिया में न्यूट्रॉन क्षरण की दर से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा हम बोलते हैं कि पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो हमें क्रांतिक द्रव्यमान से क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो अभिक्रिया रुक जाएगी। तथा पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक द्रव्यमान से क्या होना चाहिए बच्चों, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये उतारे जल्दी से, मेक इट फास्ट, जल्दी से उतारे इस चीज को। ये न्यूट्रॉनों का क्षरण था, मतलब न्यूट्रॉनों का क्षय हो जा रहा है। अब नेक्स्ट है न्यूट्रॉनों की ऊर्जा।
अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन की ऊर्जा भी जो है वो भी हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। कैसे दिक्कत वाली बात है भाई, कि जिस न्यूट्रॉन जो मुक्त हो रहा है श्रृंखला अभिक्रिया में, उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी ही है, ठीक। और जो विखंडन के लिए आवश्यक है तापीय न्यूट्रॉन, जिसकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है, जो कि बहुत कम है, ठीक। ऐसा न्यूट्रॉन मिल नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस जो न्यूट्रॉन श्रृंखला अभिक्रिया से बाहर निकलता है त्रिगामी न्यूट्रॉन, उसे किसके ऊपर लेकर आते हैं, मंदकों के ऊपर टकराया जाता है। मंदक क्या, जो न्यूट्रॉन की गति को क्या कर दे, मंद कर दे, धीमा कर दे, ठीक है। ये दिक्कत मंदकों के द्वारा क्या की जाती है, दूर की जाती है। जल्दी से उतारे। हाँ भाई, मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, आदत है बच्चों, ऐसे ही पढ़ाने की आदत है मेरी थोड़ी, ताकि समझ में आ सके, सभी को समझ में आ सके, इतना ही है, ठीक है। मैं हमेशा इस लेवल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि जो पहली बार भी देख रहा हो, एक बार के लिए कम से कम मुझसे भी समझ में आए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट लिख लीजिए न्यूट्रॉन की ऊर्जा। न्यूट्रॉन की ऊर्जा भी क्या है, एक दिक्कत ही है बच्चों। तो दूसरे नंबर पे है न्यूट्रॉन की ऊर्जा। क्या भाई लिखूं इसके अंदर, विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो हम लिखते हैं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। ये कुछ भी नहीं है, कोटि की होती है, जबकि विखंडन हेतु, ये यूरेनियम 235 के लिए बात कर रहे हैं हम, विखंडन हेतु तापीय न्यूट्रॉन मतलब जिसकी ऊर्जा कितनी हो, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अब हमें तापीय न्यूट्रॉन चाहिए, वो कैसे प्राप्त करेंगे। अतः विखंडन से मुक्त न्यूट्रॉनों को मंदकों पर आपतित कराया जाता है। आपतित कराया जाता है ताकि इनकी ऊर्जा में प्रभावी कमी हो। ठीक है, क्या करते हैं हम, मंदकों पर उन न्यूट्रॉनों को आपतित करवाते हैं ताकि उन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा कम हो जाए। मंदक बच्चों नाम से पता चल रहा है, मंद करने वाला। जो त्रिगामी न्यूट्रॉन है उनकी गति को मंद कर देंगे, उनकी ऊर्जा को कम कर देंगे। इन मंदकों के रूप में हम सामान्यतः ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग करते हैं। किसका, मंदकों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। ऐसा जिनका द्रव्यमान क्या हो, कंपैरेटिवली कम हो, जिसके कारण जब ये न्यूट्रॉन उनसे टकराएं तो अधिकतम ऊर्जा की हानि हो, न्यूट्रॉनों की ऊर्जा बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मंदकों के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका द्रव्यमान कंपैरेटिवली कम होता है ना, पता चला। फिर तीसरा और अंतिम, न्यूट्रॉनों का प्रग्रहण
कैप्चरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या है वो समझिए। मैंने आपको बताया भी था कि ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ठीक है, और अब हम इनकी ऊर्जा को कम करेंगे, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेकर के आएंगे। लेकिन जब हम 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ऊर्जा को कम करते हैं तो ये रेंज बीच में किसके पास में आती है, 1 से लेकर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में भी आती है। ये मैंने बताया था ना कि जब आप न्यूट्रॉन की ऊर्जा को 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ की ओर लेकर के जा रहे हो, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ लेकर के जा रहे हो, तो बीच में ये रेंज भी तो आएगी, ऊर्जा की ये रेंज भी तो आएगी कम करते हुए। तो इस स्थिति में जब न्यूट्रॉन की ऊर्जा 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आती है, उस स्थिति में बच्चों ये बात ध्यान में रखना, यूरेनियम 238 जो है इस ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को जल्दी से क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब अवशोषित कर लेगा तो न्यूट्रॉनों की कमी आ जाएगी, नहीं आएगी, आएगी। ये भी एक क्या है, दिक्कत है बच्चों, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। तो इसके लिए हमें समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करना पड़ता है जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा ज्यादा हो। चलिए तो हम लिखते हैं विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यह हमने पहले भी लिखा है, तथा यूरेनियम 238 न्यूट्रॉनों जिनकी ऊर्जा 1 से लेकर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है का अच्छा अवशोषक है। अतः जब तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कम किया जाता है, तब इनके यूरेनियम 238 से अवशोषित हो जाने की प्रायिकता, अवशोषित हो जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है, प्रायिकता बढ़ जाती है, ठीक है, ये ऐसा काम होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो समझिए। हम क्या करते हैं, जब नाभिकीय भट्टी यूज करते हैं ना, तो उस स्थिति में यूरेनियम की छड़ों और जो मंदक हमने लगा रखे हैं उनके बीच में एक दूरी रखते हैं, जिससे जब न्यूट्रॉन मुक्त हो तो मंदकों से टकराएं और टकरा करके उनकी ऊर्जा डायरेक्ट ही जल्दी से कहां पर आ जाए, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाए। तो फिर वो इस रेंज के बीच में आ ही नहीं पाएगा, या फिर उस यूरेनियम की छड़ के पास में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसकी ऊर्जा कम हो गई, फिर वो कम ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन वापस से यूरेनियम का क्या कर सकता है, विखंडन कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके निराकरण हेतु मंदक छड़ों एवं यूरेनियम की छड़ों के मध्य प्रभावी के मध्य प्रभावी दूरी रखी जाती है, या फिर दूरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। किस किस के बीच में, मंदक और यूरेनियम की छड़ों के बीच में दूरी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उतारे इस चीज को जल्दी से, मेक इट फास्ट, हो गया ये। और अब बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, जो आज हमने डिस्कस किया, वो वाकई में बहुत अच्छा पॉइंट था। एग्जाम में अगर 1 नंबर का आता है तो आपको सिर्फ पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। आपको क्या करने हैं, पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नाभिकीय भट्टी के बारे में।
अब नाभिकीय भट्टी में सवाल कैसे आता है, तो 1 नंबर का सवाल आता है सामान्यतः, जबकि पॉइंट बहुत बड़ा है। तो फिर आप इस पॉइंट को इस तरीके से याद रखें जो 1-1 नंबर के अलग अलग सवाल बन सकते हैं उस हिसाब से। जैसे नाभिकीय भट्टी का डायग्राम बनाओ, 1 नंबर का सवाल। नाभिकीय भट्टी में 4 से 5 चीज़ों का उपयोग होता है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उनके अलग अलग कार्यविधि वो क्या होते हैं उनको याद रख लो, ठीक है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। डायग्राम देखो देवताओं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः किताबों में ये वाला डायग्राम नहीं होता है, लेकिन इस डायग्राम से आपको कार्यविधि बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये जो सबसे पहली चीज मैं बना रहा हूँ, ये चैम्बर है जिसे आप कह सकते हैं ईंधन कक्ष, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसे? ईंधन कक्ष। और इस ईंधन कक्ष में कौन से का उपयोग किया जाता है, तो हम बोलते हैं नाभिकीय ईंधन का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ईंधन कौन सा बच्चों? यूरेनियम 235 होगा, प्लूटोनियम हो सकता है, प्लूटोनियम कितना 239, ठीक, इसका उपयोग किया जाता है। और भी होते होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, ये सामान्य रूप से यूज किया जाता है। फिर इस ईंधन कक्ष के चारों ओर, मतलब इसको कवर किया जाता है किससे? मंदकों से। इसे किससे कवर किया जाता है? मंदकों से कवर किया जाता है। मंदक क्या काम करते हैं आप सभी को पता है, क्या काम करते हैं बच्चों? तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के वेग को कम कर देते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा में कमी करते हैं। ये मंदकों का कार्य होता है, ठीक है। ये मंदक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मंदक है। और मंदकों के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं? ग्रेफाइट का या फिर भारी जल का, D2O, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर इसके आगे हम बोलते हैं कि नाभिकीय भट्टी को आवृत करना पड़ता है। किससे? किससे आवृत करते हैं? तो हम बोलते हैं कंक्रीट की लगभग 1.5 मीटर मोटी दीवार से। ये जो दीवार हम देख रहे हैं ना, ये वाली, भगवान जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता बाइक चलाने में। इतनी घटिया गली है ना, ये बाइक ऐसे चलाते हैं जैसे पता नहीं इन्हें F1 रेस में भाग लेना, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये क्या है? परिरक्षक। परिरक्षक ये क्या होती है? 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार होती है। क्या काम करती है ये कंक्रीट की दीवार? तो हम बोलते हैं विखंडन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक नाभिकीय विकिरणों से जनसामान्य की रक्षा करती है। जनसामान्य कौन? अपन जैसे लोगों की रक्षा करती है, ठीक है। चलिए फिर ये यहां से ऐसे कोई पाइपलाइन जा रही है, यो किसी दूसरे चैम्बर में। इस पाइपलाइन का काम क्या है? तो हम बोलते हैं ये पाइपलाइन वास्तविकता में शीतलक है। क्या बोलते हैं हम इसे? शीतलक। देखो शीतलक नाम से ही पता चल रहा है, कूलेंट अंग्रेजी में बोलेंगे इसे। मंदक को मॉडरेटर बोलते हैं और ये शील्डिंग हो जाएगी। तो शीतलक नाम से पता चल रहा है शीतल करने वाला।
तो जो नाभिकीय विखंडन के अंदर जो बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होती है, उस ऊष्मा को विखंडन क्षेत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेकर के जाता है? तो हम बोलते हैं शीतलक लेकर के जाता है। शीतलक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम बोलते हैं सामान्य जल का, हवा का, CO2 का आदि का उपयोग किस में किया जाता है? शीतलक के रूप में किया जाता है। तो यहां से शीतलक ऊष्मा को लेकर के चली गई। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर अब थोड़ा सा समझने लायक बात है। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप है बच्चों। प्रोटोटाइप मतलब ऐसा कुछ होगा, ये यहां पर एक वाटर टैंक है। अब वाटर टैंक का तो उपयोग वैसे भी नहीं किया जाता नाभिकीय भट्टी में। नहर का पानी आता है बड़ी सार की पाइपलाइनों से, ठीक है, नहर या फिर जहाँ पर भी, वैसे भी नाभिकीय भट्टी अगर आप देखोगे कहीं पर भी देखो, जैसे बॉम्बे के अंदर है, ठीक है, तो वो वहाँ पर नाभिकीय भट्टी कहाँ पर है? तो हम बोलते हैं जहाँ सागरीय इलाका है ना, वहाँ पर उस नाभिकीय भट्टी को लगा रखा है। ठीक है, चलिए तो देख लो, ये ऊष्मा यहाँ तक आ गई इस चैम्बर में, तो यहाँ पर ऊष्मा बहुत ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और ये अब ये पाइपलाइन यहाँ से जा रही है। ये पाइपलाइन थी, ठीक है, ऐसा पाइपलाइन ऐसे आप देखते हो ना, रोटेट होती हुई आगे की ओर गई, और फिर यहां पर डायनेमो की शाफ्ट है, पंखा वाला भाग, और ये डायनेमो है, जनित्र, और फिर यहां पे विद्युत सप्लाई हम लिख सकते हैं, ये डायनेमो और ये डायनेमो शाफ्ट। इसमें एक चीज और रह गई है, अभी तक मैंने कई चीज़ों को नहीं समझा है, इसको एक साथ समझेंगे। ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं ऐसी बहुत सारी होंगी, इन्हें हम बोलते हैं कंट्रोलिंग रोड्स। क्या बोलते हैं इनको? कंट्रोलिंग रोड्स, नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ें, ये नियंत्रक छड़ें हैं बच्चों। नियंत्रक छड़ें किसकी होती हैं? तो हम बोलते हैं कैडमियम और बोरोन की बनी होती, नाम से पता चल रहा है नियंत्रण करने वाली है। नियंत्रण करेंगी किसका? तो हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का नियंत्रण करने वाली छड़ें क्या होती है? नियंत्रक छड़ें होती हैं। चलिए अब समझते हैं वन बाय वन किस तरीके से कौन कौन सी चीज काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईंधन कक्ष की। ईंधन कक्ष के अंदर क्या होता है? यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम या फिर अन्य नाभिकीय पदार्थ का या विखंडनीय पदार्थ का क्या किया जाता है? यहाँ पर विखंडन किया जाता है। इनके विखंडन से अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, चलिए ऊर्जा मुक्त हुई और न्यूट्रॉनों का भी मुक्त होना हुआ। अब ये जो अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन हैं वो किससे टकराते हैं? इसके बाहर देखो,
मंदक का एक आवरण आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मंदक है, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडरेटर। ठीक है, तो ये मंदकों से, ये जो त्रिविगामी न्यूट्रॉन जो कि विखंडन अभिक्रिया से मुक्त होते हैं, त्रिविगामी न्यूट्रॉन किससे टकराते हैं? मंदकों से टकराते हैं। मंदक क्या करते हैं? इन त्रिविगामी न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। वापस से सुन लीजिए, विखंडन अभिक्रिया से मुक्त, ये आपको ही लिखना है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा चाहे। तो मंदक के अंदर आप क्या लिखेंगे? विखंडन अभिक्रिया से मुक्त त्रिविगामी न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः मंदकों के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे क्या बच्चों? परिरक्षक दीवार। आप चाहे तो एंड में लिख सकते थे, लेकिन चलो अब इसी के आगे आ रहा है तो मैं इसी में बता रहा हूं। परिरक्षक दीवारें, परिरक्षक दीवारें क्या होती हैं, या फिर परिरक्षक शील्डिंग क्या होती है? तो हम बोलते हैं विखंडन अभिक्रिया से मुक्त हानिकारक विकिरणों से जन सामान्य को बचाने के लिए नाभिकीय भट्टी को लगभग 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार से आवृत कर दिया जाता है, जो कि जनजीवन को अभिक्रिया के दुष्प्रभाव से बचाने का कार्य करता है। वापस से समझ लीजिए, इसमें परिरक्षक में हम क्या लिखने वाले हैं कि नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप मुक्त होने वाली हानिकारक विकिरणों एवं जहरीले पदार्थों से जन सामान्य को बचाने के लिए नाभिकीय भट्टी को किससे? 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार से आवृत कर दिया जाता है, जो कि जन सामान्य को नाभिकीय विखंडन से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम शीतलक के ऊपर। ये शीतलक है। ठीक है, शीतलक क्या करता है? नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शीतलकों का उपयोग किया जाता है। वापस से समझ लीजिए, नाभिकीय विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा को भट्टी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए शीतलकों का उपयोग किया जाता है। शीतलकों के रूप में सामान्यतः सामान्य जल, वायु और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अब ये जो ऊष्मा है वो यहाँ आ गई है, इस वाले चैम्बर में आ चुकी है। अब ये चैम्बर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों। अरे अब जब सारी ऊर्जा विखंडन से इतनी सारी ऊर्जा आएगी, इतना सारा ताप आएगा, वो ताप कहाँ आ गया? इधर आ गया, इस चैम्बर में आ गया। अब ये चैम्बर जो है वो लाल तप्त गर्म हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो वो समझिए, इस चैम्बर की वर्किंग समझिएगा। इस चैम्बर में क्या हो रहा है? तो हम बोलते हैं कि पानी आ रहा है, वाटर टैंक से आ रहा है, कुछ जरूरी नहीं है, टैंक तो वैसे भी नहीं होता है, मैंने आपको बताया कैसे आएगा पानी। ठीक है, तो पानी आया, जैसे ये पानी की पाइपलाइन में पानी प्रवेश करता है, और वो पाइपलाइन किसमें है? इस वाले चैम्बर के अंदर है। ये चैम्बर के अंदर ये जो पाइपलाइन है, पानी है बच्चों, वो पानी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है भाप में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में। ठीक है, और अब ये भाप जो है वो किसके ऊपर गिरती है? इस डायनेमो की शाफ्ट के ऊपर, पंखों के ऊपर गिरती है, और फिर ये पंखों को क्या करती है? घुमाती है। पंखों को घुमाती है तो फिर एक डायनेमो, एक विद्युत यंत्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो फिर ये डायनेमिक इस यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लेगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब एक सवाल है यहाँ पे, अभी एक पॉइंट रह गया है, ये नियंत्रक क्षण रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है बच्चों। जब हमें पता है, समझना इस चीज़ को, जब हमें पता है कि हम जल संयंत्रों द्वारा भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? आपने 10वीं पढ़ रखी है, 10वीं में क्या करते हैं कि नहरों के या फिर सागरों के पानी को किसी डायनेमो की शाफ्ट के ऊपर गिराया जाता था ऊंचाई से। जैसे वो गिरता था, शाफ्ट घूमने लगती थी, घूमती तो फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती थी। ये सीन था वहाँ पर। जल संयंत्रों में यही काम किया जाता है कि जो पानी है उसे बहुत ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, और किसके ऊपर? शाफ्ट के ऊपर गिराते हैं, डायनेमो की शाफ्ट के ऊपर। डायनेमो की शाफ्ट घूमती है और ऊर्जा बन जाती है। ऐसा ही होता है। ठीक, तो जब पानी से ही ऊर्जा बन सकती थी तो फिर ये रामायण क्यों करी तुमने भाई? ये यहाँ पे भाप में कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या हो गया भाई? ठीक है, सोचना इस चीज को।
कि जब पानी से ही विद्युत ऊर्जा बन सकती थी तो फिर ये भाप में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो भाई, इतनी रामायण क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे भाप में क्यों कन्वर्ट करवा रहे हो, क्या मजा आ रहा है तुम्हें भाप में, है स्टीम लेनी है क्या तुम्हें? ये सोचने वाली बात है, ये घरेलू जीवन में भी उपयोगी है। देखो बताता हूँ, आप एक कुकर लीजिए बच्चों, और कुकर के अंदर 1-1.5 किलो मतलब आधे से ज़्यादा उस कुकर को भर दो, और उसको फिर कुकर को गरम करो गरम करो गरम करो, और इस तरीके से गरम करो कि वो जो सीटी आती है ना, सीटी से चू करके बाहर निकलती आवाज़ आती है, और फिर उसे ऐसे भाप बाहर निकलती हुई दिखाई देती होगी आपको, उसको बंद कर दो, सीटी आए ही ना, ऐसे बिल्कुल ऊपर भाटा रख दो उसके ऊपर कि सीटी भाई साहब बंद ही रहे। फिर देखो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद में आप देखेंगे कि उस 1-1.5 लीटर से जो उसके अंदर एल्यूमिनियम के कुकर में जो भाप बनी है बच्चों, वो भाप उस कुकर को ही फाड़ देती है। आपने सुना होगा कुकर फटने से इंसान को क्षतिग्रस्त होना पड़ जाता है। घरों में कुकर फट जाते हैं बच्चों, फटते हैं। और एल्यूमिनियम, आप सोचो एल्यूमिनियम की शील्ड आती है अच्छी खासी, उस शील्ड को फाड़ देता है 1-1.5 लीटर पानी, 1-1.5 लीटर पानी से बनी भाप ही, ठीक है। सोचो इतना कम पानी से बनी भाप उतनी मोटी शील्ड को आसानी से तोड़ने में सक्षम है। इसका मतलब भाप के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो हाईली प्रेशर जब शाफ्ट के ऊपर गिरेगा तो शाफ्ट तो चक चक चक, जब पंखा चलता है ना 5 के ऊपर, ये 5 नहीं 20-30 के ऊपर चलेगा, ऐसा चलने वाला है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि ये जो शाफ्ट है वो बहुत तेजी से घूम रही है, बहुत तेजी से घूमेगी, तो वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी तो ज़्यादा होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा होगी उतनी तो ज़्यादा विद्युत ऊर्जा होगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाओगे आप, है ना, यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी विद्युत ऊर्जा के अंदर। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम इसलिए भाप में कन्वर्ट करवाते हैं, नहीं तो पानी से भी हमारा काम तो चल ही रहा था, ठीक है। चलिए फिर ये एक पॉइंट रहा, नियंत्रक क्षणें। नियंत्रक क्षणें क्या करती हैं, तो हम बोलते हैं परमाणु भट्टी में या नाभिकीय भट्टी में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ें न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती है। नियंत्रक क्षणों के रूप में आप कैसे पदार्थ का उपयोग करेंगे? जो न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक हो। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज करो हमें श्रृंखला अभिक्रिया को बंद करनी है तो हम क्या करेंगे? इन नियंत्रक क्षणों को विखंडनीय क्षेत्र में आगे तक लेकर के जाएंगे। आगे तक लेकर के जाएंगे तो जो भी न्यूट्रॉन मुक्त होंगे विखंडन से वो सारे के सारे किसके ऊपर चिपकेंगे? इसके ऊपर, नियंत्रक छड़ों के ऊपर चिपक जाएंगे। अब सारे न्यूट्रॉन अगर इनके ऊपर चिपक गए तो क्या अभिक्रिया होगी आगे? आंसर है नहीं होगी। या अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हमें अभिक्रिया को चालू करना है सुचारू रूप से तो नियंत्रक छड़ों को विखंडनीय क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाता है, ईंधन क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाता है ताकि विखंडन अभिक्रिया सुचारू रूप से चालू रहे। ये बात ध्यान में रखिए, जब पूछा जाए कि नाभिकीय भट्टी के अंदर कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया होती है, नियंत्रित या फिर अनियंत्रित, आंसर होगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है ये, ठीक है। जिसके लिए के का मान, पुनः उत्पादन गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए नाभिकीय भट्टी के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब अगर मैं नाभिकीय भट्टी को ही परिभाषित करूं कि नाभिकीय भट्टी से आप क्या समझते हैं तो मैं क्या लिखूंगा वो समझिए। नाभिकीय भट्टी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की वह युक्ति है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। वापस से समझ लीजिए, इसे ऐसे एक सिंपल और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नाभिकीय भट्टी वह यंत्र है या वह संयंत्र है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर नाभिकीय ऊर्जा को या नाभिकीय विखंडन ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है, बदल दिया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब यहाँ पे ऊर्जा का प्रोसेस देखिए, ऊर्जा कैसे कैसे कन्वर्ट हुई है। तो हम बोलते हैं विखंडन, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। फिर वह ऊष्मा ऊर्जा किसके अंदर? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा में। ये ऊर्जा का प्रोसेस चला है, ठीक है। इसी तरीके से काम हुआ है, लेकिन आपको वो एक लाइन पता चल गई, वो ध्यान में रखना। हर एक चीज को ध्यान में रखोगे। विखंडन के लिए कौन सा पदार्थ? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। फिर
नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बोरॉन और कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक होते हैं। इनका उपयोग विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर मंदक मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? त्रिविगामी न्यूट्रॉनों की गति को कम करते हैं। परिरक्षक क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। कंक्रीट की 1.5 मीटर मोटी दीवार होती है। शीतलक क्या करता है? नाभिक के भट्टी के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है। किसका उपयोग करते हैं? जल, हवा और पानी का उपयोग करते हैं। ध्यान में रखें, ये बेसिक सी चीज है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से डन हो गया होगा। इसके अलावा और कुछ ऐसा आता नहीं। हाँ, एक जरूर है, नाभिकीय भट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सबसे पहला उपयोग ध्यान में रखो, सबसे सिंपल है कि नाभिकीय भट्टी द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पहला उपयोग तो ये ध्यान रखोगे, नाभिकीय भट्टी द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर चूंकि विखंडन हो रहा है तो यूरेनियम टूटेगा तो अन्य समस्थानिकों में, बैरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा या फिर ज़ीनॉन में टूटेगा, बहुत सारे अलग अलग हैं। ठीक है, जब वो टूटता है तो इनके विखंडन से अन्य रेडियो एक्टिव समस्थानिक प्राप्त होते हैं। तो हम बोलते हैं कि नाभिकीय भट्टी का उपयोग अनेक रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को प्राप्त करने में भी किया जाता है, जिनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि विज्ञान में किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा, बहुत सारी मात्रा में न्यूट्रॉनों का उत्पादन कर सकते हैं, तो न्यूट्रॉनों के उत्पादन में भी किसका उपयोग किया जा सकता है? नाभिकीय भट्टी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसके उपयोग हो जाएंगे? नाभिकीय भट्टी के उपयोग हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, ये डन हुआ। आप बच्चों लगातार वीडियोस को देखते रहें। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो। चिंता क्यों कर रहे हो बच्चों? जब आपको पता है बिहार बोर्ड वाले बच्चों ने मेरे को बोला कि फरवरी के अंदर एग्जाम है, मैं बोल रहा हूँ दिसंबर में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर किस बात की चिंता कर रहे हो? ठीक है, और वैसे भी आरबीएससी वालों को तो सीन थोड़ा सा अभी लेट ही चल रहा है। मेरे हिसाब से मई के अंदर जाएगी एग्जाम, है ना? मार्च, अप्रैल तो मान के चलो, अप्रैल या फिर मई में जाएगी। तब तक तो अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट होगा भाई, और रिवीजन और होगा। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ में पढ़िए, मैं आपको इतना ही कहूँगा। और हो सके, जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।